यह आखिर किस तरह का राक्षस है? उसने फुसफुसाया। क्या जीन सामग्री ने अपनी अलग चेतना बना ली? अपनी हथेली के माध्यम से लुशेन को ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर में कोई दूसरा अस्तित्व भी मौजूद हो। अगले ही पल उसका दाहिना हाथ पूरी तरह बदल गया। उंगलियां लंबी और मोटी हो गईं, नाखून काले पंजों में बदल गए। हथेली में बड़ी आंख धड़क रही थी और हाथ पर गहरे नीले स्केल उग आए थे। उसका हाथ अब किसी दानव जैसा लग रहा था, लेकिन उसी के साथ उससे बेहद शक्तिशाली ऊर्जा निकल रही थी। हाथ की बदली हुई कोशिकाएं शरीर में आगे फैलने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन एटर्नल अनडाइंग बॉडी की शक्ति ने उन्हें कलाई पर रोक दिया। इसलिए बदलाव सिर्फ हाथ तक सीमित रह गया। देखते हैं यह नया रूप क्या कर सकता है, लू शेंग ने कहा। उसने हवा में हल्का सा हाथ घुमाया। कुछ मीटर दूर रखा संगमरमर का बड़ा पत्थर कई टुकड़ों में कट गया और गिर पड़ा। लू शेंग की आंखें फैल गईं। क्या? मैंने तो बस उंगली हिलाई थी, लेकिन हवा खुद तलवार की तरह कट गई। लू शेंग ने अपने बदले हुए दानवी हाथ को ध्यान से देखा। उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि प्रशंसा थी। इसकी विनाशकारी ताकत सच में डरावनी थी। कुछ मामलों में यह एटर्नल अनडाइंग बॉडी से भी ज्यादा आक्रामक शक्ति दिखा रहा था। उसने मानसिक शक्ति से इसकी कोशिकाओं का अध्ययन किया। हर काली कोशिका में शुद्ध विनाश की ऊर्जा भरी थी। ये कुछ हद तक अनडाइंग सेल्स जैसी थीं, लेकिन उनका रास्ता अलग था। समझ गया, लू शेंग बोला। अनडाइंग सेल्स पूर्णता और अमरता की राह हैं, जबकि ये काली कोशिकाएं पूर्ण विनाश और अनंत नाश की राह हैं। दोनों ही मानव शरीर की समझ से कहीं आगे हैं। अब समझ आया कि एपेक्स एलियन बीस्ट्स इतने शक्तिशाली क्यों होते हैं, उसने सोचा। लेकिन इन म्यूटेटेड कोशिकाओं और उसके अनडाइंग सेल्स के बीच गुणवत्ता का अंतर अभी भी बहुत बड़ा था। आखिर उसके अनडाइंग सेल्स करोड़ों बार के बदलाव से बने थे, जबकि यह शक्ति सिर्फ पॉइजन सेंट के बेहद पतले असर से आई थी। तभी लू शेंग के दिमाग में अचानक एक शानदार विचार आया। अगर मैं इस म्यूटेटेड जीन की ऊर्जा को एक नियंत्रित कोशिका में बंद करके उसे करोड़ों बार बदलूं, तो क्या मैं अनडाइंग सेल्स के स्तर की एक नई एक्सट्रीम सेल नहीं बना सकता? यह सोचते ही उसका दिमाग संभावनाओं से भर गया। शायद यही सही तरीका है। इससे मैं बीस्ट शक्ति की सीमा को खोज सकता हूं और फिर भी इंसान बना रह सकता हूं। लू शेंग बेहद उत्साहित हो गया, यहां तक कि उसकी हथेली की आंख भी खुशी से हिलती हुई लग रही थी। लेकिन जैसे ही वह प्रयोग शुरू करने की तैयारी कर रहा था, अचानक उसकी हथेली से बिजली जैसी दर्दनाक लहर उठी। वह कराह उठा। दर्द इतना ज्यादा था कि मार्शल सेंट जैसी इच्छा शक्ति वाला व्यक्ति भी बेहोश होने के करीब पहुंच गया। धत्त! लू शेंग ने दांत भींचते हुए कहा। उसका दानवी हाथ तेजी से बदलने लगा। चमकदार शक्ति वाला हाथ अचानक सूखने लगा और राख जैसे रंग में बदल गया। हथेली की लाल आंख डर से फैल गई, जैसे वह अस्तित्व खत्म होने से डर रही हो। लू शेंग ने मानसिक चेतना हाथ में भेजी और देखा कि म्यूटेटेड कोशिकाएं तेजी से मर रही थीं। वे कुछ ही क्षणों में सैकड़ों साल बूढ़ी हो गईं और टूटकर नष्ट हो गईं। तभी लू शेंग को समझ आया। उसकी आंखों में सुनहरी रोशनी चमकी। स्टारफॉल इम्पेरिशेबल बॉडी की शक्ति कलाई से नीचे फैल गई और सड़न को खत्म कर दिया। कुछ ही क्षण में उसका हाथ पूरी तरह ठीक हो गया, जैसे कुछ हुआ ही न हो। उसने धीरे से कहा, क्या यह दुनिया के नियम हैं? उसने सोचा शायद इस दुनिया के नियम ही ऐसे म्यूटेशन को स्वीकार नहीं करते। जैसे विदेशी हथियार इस दुनिया में काम नहीं करते, वैसे ही एलियन जीन्स भी यहाँ टिक नहीं सकते। लू शेंग ने सायन पॉइजन सेंट रेलिक की बोतल को देखा और कहा,
अब समझ आया क्यों मार्शल सेंट्स भी इससे बच नहीं पाते। यह सामान्य जहर नहीं है, यह रूल बैकलैश है। जब शरीर म्यूटेशन को स्वीकार करता है, तब दुनिया के नियम उसे तुरंत नष्ट कर देते हैं। चाहे व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह इस ब्रह्मांड के नियमों से नहीं बच सकता। लू शेंग ने बोतल को कसकर पकड़ा और उसके दिमाग में रणनीतियां दौड़ने लगीं। यह सिर्फ हत्या का हथियार नहीं था, यह अस्तित्व मिटाने वाला हथियार था। लेकिन मैं इसे अपने फायदे में कैसे बदल सकता हूं, उसने सोचा। तभी उसके शरीर में अचानक विशाल ऊर्जा फट पड़ी। उसकी छाती में मौजूद ब्लड पिल अचानक तेज रोशनी से चमकने लगी और तेजी से बढ़ने लगी। ऊर्जा इतनी तेज थी कि उसकी नसें फट सकती थीं। उसने तुरंत इच्छा शक्ति से ब्लड पिल को तोड़ दिया। तुरंत ही रक्त ऊर्जा की लहर उसके शरीर में फैल गई। लू शेंग हंस पड़ा जब ऊर्जा उसके शरीर में फैल गई। उसकी हड्डियों और मांसपेशियों में मौजूद स्टार पैटर्न्स चमकने लगे। इसी क्षण उसकी 8वीं अंडाइंग सेल पैदा हुई। इसके बाद उसके शरीर में जबरदस्त शक्ति का एहसास हुआ। उसने अपने शरीर की जांच की और हैरान होकर बोला, इतनी ऊर्जा आखिर आई कहां से? फिर उसे सायन पॉइजन सेंट रेलिक याद आया। हाँ, म्यूटेटेड कोशिकाएं, दुनिया के नियमों ने उन्हें नष्ट कर दिया था, लेकिन उनकी ऊर्जा उसकी अंडाइंग सेल्स ने सोख ली थी। अगर इतनी छोटी मात्रा से इतनी ऊर्जा मिल सकती है, उसने सोचा, तो यह बोतल जहर नहीं बल्कि सबसे बड़ा कल्टीवेशन रिसोर्स है। उसने हिसाब लगाया कि एक बूंद से एक पूरी इमॉर्टल सेल बन सकती है। और इस बोतल में कम से कम 15 बूंदें हैं, उसने लालच भरी आंखों से सोचा। उसने तुरंत फिर से थोड़ी मात्रा निकाली। इस बार परिणाम अलग था। उसकी हथेली लाल हो गई और उंगलियां दरांती जैसी तेज ब्लेड में बदल गईं। यह किसी डार्क एनीमे के दानवी पंजे जैसा लग रहा था। लू शेंग हैरान होकर बोला, रुको, यह रूप अलग क्यों है? यह म्यूटेशन आखिर तय कैसे होता है? इस असंगति ने उसे पूरी तरह मोहित कर लिया। अगर हर म्यूटेशन अलग है, तो यह मेरे लिए कोशिकीय विकास की चरम सीमाएं देखने की सबसे बेहतरीन प्रयोगशाला है, उसने सोचा। अब वह सोचने लगा कि अगर किसी तरह वह किसी म्यूटेशन को उसकी अंतिम सीमा तक पहुंचा दे, उससे पहले कि इस दुनिया के नियम उसे नोटिस करें, तो क्या होगा? रूल्स का विचार उसके दिमाग पर भारी था, लेकिन उसका मन अब भी चुनौती देने को तैयार था। तो क्या हुआ अगर नियम है? उसने खाली हवा से जैसे चुनौती देते हुए कहा। उसकी आवाज ठंडी और दृढ़ थी। क्या ब्रह्मांड के नियम सिर्फ ऐसी रुकावटें नहीं हैं जिन्हें मजबूत इरादे वाले लोग पार करने के लिए बने हैं? अगर ये नियम अभी भी मुझे रोक सकते हैं, तो इसका मतलब बस इतना है कि मैं अभी इतना मजबूत नहीं हुआ कि इन्हें अनदेखा कर सकूं। उधर शहर से बहुत दूर टियान शान पर्वत खड़े थे, लॉन्ग कंट्री की सबसे ऊंची चोटियां। मार्शल दाओ युग शुरू होने से बहुत पहले ही ये पर्वत चरम खेलों और पर्वतारोहण के शौकीनों के लिए तीर्थ स्थल थे। मार्शल आर्ट्स के उदय के बाद ये जगह साधना की पवित्र भूमि बन गई, जहां योद्धा पतली हवा और जमा देने वाली हवाओं के बीच अपनी इच्छा शक्ति को परखने आते थे। इस समय 2 आदमी विशेष पर्वतारोहण उपकरण पहने टियान शान की आखिरी चोटी पार कर चुके थे। शिखर पर खड़े होकर उन्होंने नीचे बर्फ की शुद्ध सफेद दुनिया और बादलों के विशाल समुद्र को देखा जो क्षितिज तक फैला था। धुंध के कारण सूरज और चांद दोनों छिपे हुए थे, लेकिन उस दृश्य की भव्यता ने उनके दिलों में रोमांच भर दिया। तेज हवा के साथ उनके दिल भी धड़क रहे थे। अचानक तेज हवा का झोंका आया और बादलों में एक बड़ा छेद बन गया। उस खाली जगह से एक और पर्वत की परछाई दिखी। वह काली चट्टानों से बना नुकीला स्तंभ था, जैसे आकाश को चीरती कोई दिव्य तलवार।
वह उस शिखर से भी कहीं ऊंचा था जहां वे खड़े थे। दोनों पहाड़ों के बीच बादलों की गहरी खाई थी, जहां कोई पक्षी भी उड़ने की हिम्मत नहीं करता था। एक पर्वतारोही ने आश्चर्य से कहा, तो दंतकथाएं सच थीं। तियान शान का हेवनली पीक सच में मौजूद है। दूसरा आदमी, जिसकी नजर बाज जैसी तेज थी, उस दूर खड़े शिखर को घूरते हुए बोला, जहां हम खड़े हैं वह तो बस तलहटी है, असली शिखर तो वह है। यह ऐसी चोटी है जो इंसानों के नक्शों में नहीं मिलती, उसने आगे कहा, दूर उस काले पर्वत की ओर इशारा करते हुए। उसकी आवाज में श्रद्धा थी। वही असली ऊंचाई है, जहां धरती के देवता रहते हैं। अचानक उसके साथी ने कहा, रुको, उधर देखो। बर्फ में आधा दबा हुआ एक बड़ा पत्थर का स्मारक है, उस पर प्राचीन लिपि खुदी हुई है। जब वे पास पहुंचे तो उस दृढ़ नजर वाले आदमी की आंखें चौड़ी हो गईं। उस पर लिखा था, गॉड ऑफ मोर्टल्स, मोर्टल्स हॉल्ट हियर। उसके शरीर में ठंडक दौड़ गई। क्या यह लॉन्ग कंट्री के 3 महान मार्शल सेंट्स में से किसी का निवास स्थान है? क्या हम किसी जीवित दंतकथा की सीमा पर खड़े हैं? उसी पर्वत की ऊंचाई पर तेज हवाओं वाले एक एकांत आंगन में एक अधीनस्थ ने सिर झुकाकर पत्थर को छू लिया। लॉर्ड झाओ जी, उसने कांपती आवाज में कहा, 5th मैडम लियन सू का शरीर मिल गया है। उसे निरीक्षण के लिए पहाड़ पर लाया गया है। यह सुनकर मार्शल सेंट झाओ जी धीरे धीरे अपने ध्यान कक्ष की छाया से बाहर आए। उनकी मौजूदगी से आसपास की हवा भी शांत हो गई। समझ गया, उन्होंने शांत आवाज में कहा। बताओ, उसकी मौत कैसे हुई? अधीनस्थ ने धीरे से कहा। उसकी गर्दन बेहद सटीक तरीके से तोड़ी गई थी, लॉर्ड। वह लगभग तुरंत मर गई। झाओ जी की आंखों में ठंडी चमक आई। क्यों? मध्य आयु का अधीनस्थ कुछ पल झिझका, फिर उसने लियन सू की हाल की चालों, साजिशों और निचली दुनिया में फैलाए गए उसके अराजकता के बारे में विस्तार से बताया। रिपोर्ट खत्म होने पर झाओ जी ने लंबी थकी हुई सांस ली। वह ताबूत के पास गए और लियन सू के पीले चेहरे को देखा। उनकी आंखों में दूरी और हल्की दया थी। तो उसने मेरे नाम पर इतने पाप किए, उन्होंने धीरे से कहा। अगर ऐसा है तो उसकी मौत शायद तय थी। और शायद उचित भी, अधीनस्थ ने जल्दी से जोड़ा। जब मैडम की मौत हुई, वह युवक हजारों मील दूर था, इसलिए वह सीधे हत्यारा नहीं हो सकता। लेकिन उसकी मौत उससे जुड़ी हुई है। लॉन्ग कंट्री में कोई और आपकी प्रतिष्ठा को चुनौती देने की हिम्मत नहीं करेगा। झाओ जी के होठों के कोने हल्के से हिले, जैसे व्यंग्य या तिरस्कार। उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और ताबूत से मुड़ते हुए कहा, जब जीवन की चिंगारी बुझ गई तो यह अध्याय यहीं खत्म मान लो। एक खोई हुई वजह के लिए और खून बहाने की जरूरत नहीं। अधीनस्थ की आंखें ठंडी हो गईं। उसने दांत भींचते हुए कहा, लॉर्ड झाओ जी, लियन सू की मौत सिर्फ निजी नुकसान नहीं है। यह आपकी प्रतिष्ठा का अपमान है। नीचे की दुनिया ने आपको थप्पड़ मारा है। क्या हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे? साफ है कि यह सब लू शेन की योजना थी। झाओ जी ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे रोक दिया। तो तुम चाहते क्या हो? क्या मैं नीचे जाकर एक बच्चे को मार दूं और एक छोटी बदले की भावना के लिए देश की स्थिरता खतरे में डाल दूं? वह लड़का अभी सेना के विकास कार्यक्रम का सबसे कीमती व्यक्ति है। अगर मैं उस पर हमला करूं, तो पूरी सेना उसकी रक्षा के लिए खड़ी हो जाएगी। और वह लड़का बहुत चालाक है, उसने कोई सबूत नहीं छोड़ा। बिना सबूत हमला करना किसी संत का काम नहीं, बल्कि एक अत्याचारी का काम होगा। मैं झाओ जी, रैंक 9 मार्शल सेंट हूं, उन्होंने गंभीरता से कहा। लेकिन मैं अभी ऐसा गॉड ऑफ मोर्टल्स नहीं बना जो इंसानों के कानूनों को नजरअंदाज कर सके।
इस दुनिया में संतुलन और नियम हैं जिन्हें मुझे भी मानना पड़ता है। अधीनस्थ ने सिर झुका दिया, लेकिन झाओ जी की दूर जाती नजर बता रही थी कि मामला इतना आसान नहीं होगा। जब उनका हाथ ताबूत में लियनसू के शरीर पर से गुजरा, उन्होंने सहज स्वर में कहा, लेकिन भले ही मैं उस लड़के पर हमला न करूं, सेना को समझना होगा कि मेरी चुप्पी मुफ्त नहीं है। उन्हें इसकी कीमत चुकानी होगी, शायद अपने प्रभाव का कुछ हिस्सा काटकर इस पहाड़ को देना पड़े। अचानक झाओ जी रुक गए। उनके चेहरे पर पहली बार सच्चा आश्चर्य दिखा। उन्होंने फुसफुसाया। उनका हाथ लियनसू के पेट के पास अचानक रुक गया, जैसे बिजली छू गई हो। उनकी आंखें फैल गईं और उनमें अजीब चमक आने लगी। उनके शरीर से एक अजीब कंपन फैल गया। एक पल में हेवनली पीक की तेज हवाएं शांत हो गईं और बादलों का समुद्र स्थिर हो गया। दुनिया की हर आवाज जैसे गायब हो गई। समय जैसे रुक गया हो। झाओ जी की छवि धुंधली से वास्तविक हो गई। उनकी आंखों में दिव्य आग जलने लगी और उनके बूढ़े चेहरे के नीचे से एक जवान चेहरा उभरने लगा। कुछ धड़कनों तक दुनिया उस सुनहरी खामोशी में रुकी रही। फिर उस चमक के बीच से कदमों की आवाज आने लगी। एक आदमी बाहर आया, शरीर योद्धा का, लेकिन चेहरा किशोर जैसा। उसने लियनसू के निर्जीव शरीर को देखा और धीरे से कहा, सोचो। झाओ जी का भी एक अजन्मा उत्तराधिकारी था। यह सुनकर पीछे घुटनों पर बैठे अधीनस्थों ने सिर उठाया। उनके चेहरे पर अविश्वसनीय सदमा था। क्या उनमें से एक बुदबुदाया। उधर शहर के बीच एक साधारण मिल्क टी शॉप में लू शेंग आराम से लिनजे और यांग युअन के साथ बैठा था। उनकी मुलाकात का उत्साह अभी भी खत्म नहीं हुआ था। लिनजे अपनी सीट पर झुककर लगातार सवाल पूछ रहा था। उसकी आंखों में प्रशंसा थी। ब्रदर शेंग, सब बताओ। डंजियन बैटलफील्ड सच में कैसा होता है? क्या वह अफवाहों जितना पागलपन भरा है? यांग युअन चुपचाप अपनी बबल टी के पीछे से लू शेंग को देख रही थी। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात लू शेंग का बदलाव था। पहली नजर में दोनों को यकीन नहीं हुआ कि यह वही है। अब उसके अंदर एक रहस्यमयी गहराई थी। लू शेंग हल्के से हंसा। डंजियन बैटलफील्ड इंसान को बदल देता है। इसे शब्दों में बताना मुश्किल है। लिनजे की जिद देखकर लू शेंग ने आखिर कुछ कहानियां बताईं। अंडरग्राउंड युद्धों के बारे में सुनकर लिनजे और उत्साहित हो गया। उसका चेहरा लाल हो गया। कमाल, मुझे पता था तुम वहां कुछ महान कर रहे हो। नीचे ऐसी चीजें हैं जो तुम्हारे सबसे डरावने सपनों से भी ज्यादा भयानक हैं, लू शेंग ने कहा और एक पल के लिए उसकी नजर यांग युअन पर टिक गई। उसकी आवाज में शांत ताकत थी जिसने यांग युअन को मंत्रमुग्ध कर दिया। कुछ देर बाद लू शेंग को प्यास लगी। उसने मिल्क टी का बड़ा घूंट लिया और अपने दोस्तों को देखा। 6 महीनों में लिनजे काफी बदल गया था। लंबा हो गया था, त्वचा धूप में तप गई थी और शरीर मजबूत हो गया था। यांग युअन लगभग वैसी ही थी, लेकिन अब उसमें कॉलेज छात्रा जैसी परिपक्वता आ गई थी। लिनजे अचानक खड़ा हो गया। क्या लोग सच में म्यूटेट होकर जानवर बन जाते हैं? भाई शेंग, तुम्हारी जिंदगी तो फिल्म जैसी है। यांग युअन ने लू शेंग के शांत चेहरे के पीछे छिपी ताकत महसूस की। दोपहर ढलने लगी तो लू शेंग ने घड़ी देखी। ठीक है, उसने मुस्कुराते हुए कहा, काफी देर हो गई। चलो अब असली खाना ढूंढते हैं, उसने कहा। लिनजे की आंखें चमक उठीं। हाँ, यहाँ पास में एक जबरदस्त बारबेक्यू जगह है। लू शेंग ने यांग युअन की ओर देखा और उसने हल्के से सिर हिलाया। क्या? अचानक बैंगनी रोशनी लू शेंग की आंखों के सामने चमकी।
वह अचानक रुक गया और जैसे पत्थर बन गया। यांग युआन तुरंत उसके पास आई। लू शेंग, क्या हुआ? लिन जे भी घबरा गया। ब्रदर शेंग, बोलो। दोनों पूरी तरह हैरान थे। माफ करना, लू शेंग ने दांत भींचते हुए कहा। अचानक एक जरूरी काम आ गया है। मुझे अभी जाना होगा। तुम लोग पहले रेस्टोरेंट जाओ। इतना कहकर वह भीड़ में गायब हो गया। लिंजे ने आह भरी। यार, अब ब्रदर शेंग के साथ आराम से खाना खाना भी मुश्किल हो गया है। यांग युआन चिंतित होकर उस दिशा में देखती रही जहां वह गया था। लू शेंग जिंगडू प्रोविंस की सड़कों पर बिजली की तरह दौड़ रहा था। शहर की रोशनी और इमारतें धुंधली हो गईं। कुछ ही पल में वह शहर से बाहर निकल गया। शहर के बाहर एक शांत पार्क में पहुंचकर वह धीमा हुआ। घास और झील पार करके वह जंगल में गया और एक खाली जगह में बैठ गया। उसका चेहरा गंभीर हो गया। उसने हाथों में चेहरा छिपाया और धीमी आवाज में कहा, अभी मेरे अंदर की 13 इमोर्टल सेल्स अचानक कांपने लगीं, जैसे तूफान में बुझती जुगनू। साथ ही मुझे एक अजीब खतरे का एहसास हुआ। ऐसा खतरा जो मैंने कभी महसूस नहीं किया। आखिर ब्रह्मांड में ऐसा क्या बदल रहा है? ऐसा कौन सा खतरा है जो उसके शरीर को इतनी तीव्र चेतावनी दे रहा है? आखिर हो क्या रहा है? लू शेंग ने खुद से पूछा। उसने तुरंत फायर सीड रिसोर्स वॉल्ट में प्रवेश किया। कुछ दूरी पर उसने अपना छिपाया हुआ क्वांटम ब्रेन टर्मिनल ढूंढा और सिस्टम खोला। लाइफ डेटा लॉग्स खोलो, उसने आदेश दिया। तुरंत डेटा स्क्रीन पर चमकने लगा। लू शेंग तेजी से डेटा पढ़ने लगा। शुरुआत में सब सामान्य लगा, लेकिन अचानक एक लाइन सामने आई जिसने उसे झटका दिया। मार्शियल दाओ लाइफ स्पैन, जून ईयर 297, जनवरी ईयर 317, नेम लू शेंग, जेंडर मेल। यह पढ़ते ही उसकी आंखें सिकुड़ गईं। तो मेरी मौत इसी महीने तय है। उसने रिकॉर्ड और पढ़ा। उसमें लिखा था कि निंघाई सेंट्रल हेडक्वार्टर्स कंपटीशन में उसे जिदाओ मार्शल सेंट झाओ जी ने मार दिया था। उसकी उम्र तब सिर्फ 20 साल थी। यह देखकर लू शेंग गहरे सदमे में पड़ गया। झाओ जी एक मार्शल सेंट था, लेकिन फिर भी वह कोई सर्वशक्तिमान भगवान नहीं था। फिर उसने ऐसा कैसे किया? उसकी योजना में कहाँ गलती हुई? लियन सू की मौत का कोई सीधा सबूत नहीं था, फिर भी झाओ जी ने हमला किया। लू शेंग को लगा कि उसकी पूरी रणनीति गलत साबित हो गई है। पहली बार उसके मन में गहरा संदेह पैदा हुआ। दुनिया चलती रही, लेकिन लू शेंग पार्क में 3 दिन तक बिना हिले बैठा रहा। पतझड़ के पत्ते उसके कंधों और बालों पर गिरते रहे। दूर से देखने पर वह किसी मूर्ति जैसा लग रहा था। एक दिन एक जोड़ा पार्क में घूमते हुए वहां पहुंचा। महिला बोली, अरे, वही आदमी कई दिन से यहां बैठा है। क्या वह जिंदा भी है? वे पास गए। आदमी ने कहा, रुको। उसका सीना धीरे धीरे उठ रहा है। वह जिंदा है। लेकिन कोई इतने दिन तक बिना हिले कैसे बैठ सकता है? आदमी ने सिर हिलाया, जैसे उसके पास इसका कोई सही जवाब ही न हो। कौन जाने किस तरह का सदमा किसी को ऐसी हालत में पहुंचा दे। शायद दिल टूटने का मामला हो। लू शेंग का सिर झुका हुआ था, फिर भी उसके नैनंश साफ दिखाई दे रहे थे। महिला ने हल्की सी सहानुभूति भरी सांस ली। इतना हैंडसम लड़का। यकीन करना मुश्किल है कि इसका दिल टूटा होगा। उसका साथी आंखें घुमाते हुए बोला, तुम तो किसी अनजान आदमी पर ही फिदा हो रही हो। कुछ लोग ऐसे ही बेकार होते हैं, चाहे उन्हें 10 बार जन्म क्यों न मिल जाए।
अरे छोटे भाई, सुन सकते हो? तुम्हें क्या हुआ है? उस आदमी की आवाज आखिरकार लू शेंग के ध्यान की गहराई को भेद गई। युवक की चेतना धीरे धीरे वापस लौटी और उसने सिर उठाया। उसकी आंखें साफ और तेज थीं, हालांकि उनमें गहरी उलझन अभी भी थी। यह देखकर वह जोड़ा थोड़ा चौंक गया। अरे, आखिर जाग गया। छोटे भाई, तुमने हमें डरा ही दिया था। इतने दिनों से यहाँ मूर्ति की तरह क्यों बैठे थे? लू शेंग की नजर दोनों पर घूमी और धीरे धीरे उसका ध्यान साफ होने लगा। कोई बड़ी बात नहीं, उसने सूखी आवाज में कहा, जो कई दिनों तक बोलने के कारण भारी हो गई थी। मैं बस एक समस्या में उलझा हुआ था। जितना भी सोचता, उसका हल नहीं मिल रहा था। आदमी ने दिलचस्पी से सुना और हल्की मुस्कान दी। तो जरूर बहुत बड़ा पहेली रहा होगा जो तुम्हें 3 दिन यहीं बैठाए रखा। अगर बुरा न मानो तो हमें भी बताओ। आखिर ऐसा क्या है जिसने तुम्हारा दिमाग उलझा रखा है? लू शेंग कुछ देर चुप रहा, फिर उसने अपनी समस्या बताने का फैसला किया। मैं एक ऐसी योजना पर काम कर रहा था जिसे मैंने बहुत सावधानी से बनाया था, एक रणनीति जिस पर मुझे 100% भरोसा था। मैंने इसकी तर्क को कई बार सबसे विश्वसनीय स्रोतों से भी जांचा, लेकिन फिर भी अंत में नतीजा पूरी तरह उल्टा निकला। एक भयानक दुर्घटना हुई। आदमी ने सहानुभूति से सांस छोड़ी। उसने जेब से सिगरेट निकाली, जलाई और गहरा कश लिया। बस इतनी सी बात। मुझे लगा कोई बड़ी परेशानी है। तुमने खुद ही कहा, दुर्घटना। इस दुनिया में दुर्घटनाएं तो होती ही रहती हैं। लू शेंग ने धीरे से सिर हिलाया। लेकिन मैंने सबसे बड़े प्राधिकरण से रास्ता पक्का कराया था। उन्होंने कहा था कि इसमें कोई गलती नहीं हो सकती। अजनबी ने 2 उंगलियां उठाकर धुआं हटाया और हंस पड़ा। तो बेटे, इसका मतलब बस इतना है कि तुम्हारा वह प्राधिकरण उतना महान नहीं था जितना तुम समझते थे। असल में, उसने कंधे उचकाते हुए कहा, शायद वह कोई महंगा ठग ही रहा होगा। ये शब्द लू शेंग के दिमाग में बिजली की तरह गिरे और अचानक उसकी सोच के अंधेरे कोनों को रोशन कर गए। जैसा कि कहते हैं, जिंदगी का 90% हिस्सा निराशा से भरा होता है। आदमी पेड़ के सहारे टिककर बोला। वह लू शेंग के कंधे पर हाथ रखने वाला था, लेकिन बीच में रुक गया, जैसे उसे कोई अदृश्य दीवार महसूस हुई हो। कभी कभी इतना सोचने की जरूरत नहीं होती। गिरो तो उठो। योजना फेल हो जाए तो नई बनाओ। तुम्हें अपने दुख से प्यार करने की जरूरत नहीं है। लू शेंग ने ऊपर देखा और उसकी आंखों की चमक वापस आ गई। तुम सही कह रहे हो, उसने धीरे से कहा। मैं अपने अहंकार के कारण जरूरत से ज्यादा सोचता रहा। जैसे ही उसने सिर हिलाया, उसके भीतर एक बड़ा बदलाव हुआ। उसके शरीर पर जमा पत्ते और धूल ऊर्जा की हल्की लहर से उड़ गए। जब वह खड़ा हुआ तो ऐसा लगा जैसे पूरा जंगल चमक उठा हो। कुछ ही क्षणों में उसका मन पूरी तरह बदल चुका था, जैसे कीचड़ से साफ होकर हीरा चमकने लगे। सिगरेट वाला आदमी यह देखकर पूरी तरह स्तब्ध रह गया। ऊंट आदमी हकलाया। उसकी सिगरेट हाथ से गिर गई जब लू शेंग ने उसे मुस्कुराकर देखा। धन्यवाद, तुमने मेरी सोच साफ कर दी, लू शेंग ने कहा और फिर अचानक तेजी से दौड़ते हुए वहां से चला गया। आदमी बस उसे जाता देखता रह गया। आह, जवान होना भी क्या चीज है, उसने अपनी साथी से कहा। घर लौटते ही लू शेंग ने सबसे पहले एक जरूरी फोन कॉल किया। ही लिंगसु। हाँ, अगर अभी राजधानी नहीं आ सकती तो ठीक है। बस एक काम कर देना, घर पर मेरे माता पिता का ध्यान रखना। यहाँ का मामला मैं खुद संभाल लूंगा। फोन की स्क्रीन पर परिवार की तस्वीर देखते हुए लू शेंग कुछ देर चुप रहा। हल्की मुस्कान आई, लेकिन फिर गंभीर सोच में बदल गई। मैं शुरुआत से ही गलत था।
उसने धीरे से कहा। अब उसके दिमाग में उलझन नहीं थी, बल्कि ठंडी स्पष्टता थी। उसने अपनी सोच की गलती को पीछे जाकर ढूंढना शुरू किया। कभी कभी सच्चाई तक पहुंचने का रास्ता लापरवाही से ही गुजरता है। मैंने भविष्य को बहुत गंभीरता से ले लिया, जैसे ड्रीमस्केप ने जो दिखाया वही अंतिम सत्य हो। अतीत की घटनाएं तो पूरी तरह दर्ज होती हैं, लेकिन भविष्य हमेशा बदलता रहता है। इसका मतलब था कि ड्रीमस्केप असली भविष्य नहीं दिखा रहा था, बस पिछले डेटा के आधार पर संभावित परिणाम की गणना कर रहा था। अब उसे समझ आया कि ड्रीमस्केप हमेशा दुनिया के विनाश वाला भविष्य क्यों दिखाता था। वह सोचता था कि उसकी मौजूदगी तितली के पंख जैसी छोटी चीज है, जिसका असर बहुत देर बाद दिखेगा। असल में सिस्टम अपने ही प्रभाव को गणना में शामिल नहीं कर सकता था। लू शेंग की आंखें तेज हो गईं जब उसने समस्या का असली कारण समझा। उसने समझ लिया कि ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली चीज भी खुद को ऊपर नहीं उठा सकती, जैसे आदमी अपने जूते की लेस पकड़कर उड़ नहीं सकता। देवता दुनिया बना सकते हैं, लेकिन अपने जैसा दूसरा नहीं बना सकते। ड्रीमस्केप चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह खुद को अपनी गणना में शामिल नहीं कर सकता। लू शेंग को याद आया कि जब उसने पहली बार ड्रीमस्केप देखा था, तब भविष्य के रिकॉर्ड में उसकी मौजूदगी नहीं थी। शायद उसकी वर्तमान समय रेखा ही ऐसा बदलाव थी जिसे सिस्टम देख ही नहीं सकता था। उसने तकनीकी डेटा को और ध्यान से देखा। उदाहरण के लिए स्पिरिट स्ट्रेंथनिंग ब्लड टॉनिक। यह वही दवा थी जिसका इस्तेमाल उसने मार्शल पाथ की शुरुआत से किया था। लेकिन अब उसका विकसित संस्करण लेवल 5 बन चुका था और 1000 गुना ज्यादा शक्तिशाली था। उसमें कई नए तत्व थे। उनमें से एक तत्व था ब्लू इंडिगो हर्ब एलिमेंट। सिस्टम ने उसे सिर्फ सैद्धांतिक पदार्थ बताया, यानी वह चीज असल में इस समय दुनिया में मौजूद ही नहीं थी। यह सिर्फ भविष्य की गणना का हिस्सा थी। लू शेंग ने समझ लिया कि उसने इन सूत्रों का उपयोग करके भविष्य की संसाधन व्यवस्था ही बदल दी थी। इसलिए ड्रीमस्केप का भविष्य अब सिर्फ एक भूत जैसा डेटा बन चुका था। उसके दिल में खालीपन आ गया। अगर वह दुनिया पहले ही खत्म हो चुकी है, तो फिर मुझे शक्ति देने का उद्देश्य क्या है? क्या यही फायर सीड प्लान का असली मतलब है? मैं कोई चुना हुआ रक्षक नहीं हूं। मैं बस एक स्वतंत्र व्यक्ति हूं। उसने एआई से पूछा, क्या तुम इन विसंगतियों की सच्चाई बता सकती हो? एआई अवतार कुछ पल चमका और बोला, अनुमति अपर्याप्त। उच्च सुरक्षा स्तर की आवश्यकता है। लू शेंग चौंक गया। रुको, तुमने सवाल का जवाब दिया। अब उसे समझ आया कि सच्चाई तक पहुंचने के लिए उसे सिस्टम में अपना स्तर बढ़ाना होगा। वह खड़ा हुआ और हाथ फैलाकर खिंचाव लिया। उसकी आंखों में नई आग जल उठी। ठीक है, अगर तय भविष्य की जंजीर नहीं है, तो रास्ता मैं खुद बनाऊंगा। आखिर मैं वह आदमी हूं जो मार्शल आर्ट्स का सॉवरेन गॉड बनने वाला है। कुछ दिनों बाद ब्लू सी के क्षितिज पर ऑल आर्मी मार्शल आर्ट्स कंपटीशन शुरू हुआ। समुद्र में अचानक विशाल लहरें उठीं। साउथ सी की दिशा से दर्जनों लोग लहरों पर सवार होकर आ रहे थे। उनकी ऊर्जा भट्ठी की तरह जल रही थी। सबसे आगे एक युवा जनरल था जो लहरों पर भाले के साथ सर्फिंग कर रहा था। आज युअनहाई का मौसम कमाल का है। वह हवा में पलटी खाकर जहाज के डेक पर उतर गया। कमान केंद्र में स्क्रीन पर सब साफ दिख रहा था। उद्घोषक ने घोषणा की, यह हैं सदर्न मिलिट्री रीजन के फर्स्ट स्टार जनरल लियाओ। भीड़ में किसी ने कहा, स्टार जनरल रैंकिंग में यह दूसरे स्थान पर है। इसकी शक्ति 25 स्टार से भी ज्यादा है। सदर्न मिलिट्री रीजन की टीम के आने से माहौल गर्म हो गया।
अन्य क्षेत्रों के नेता भी मुस्कुरा रहे थे। फिर नॉर्थ सी क्षेत्र की बारी आई। एक जनरल हेलीकॉप्टर से बिना पैराशूट के समुद्र में कूद गया। उसकी लैंडिंग से पानी में जोरदार विस्फोट हुआ और बड़ी लहर उठी। लेकिन टाइमिंग थोड़ी बिगड़ गई और वह मुंह के बल पानी में गिर गया। फिर भी वह हंसते हुए बाहर आया। उद्घोषक बोला, यह है नॉर्दर्न मिलिट्री रीजन के काउटियन सॉन्ग। पश्चिम की ओर एक महिला जनरल शार्क पर सवार होकर आई। यह है वेस्टर्न मिलिट्री रीजन की यानफे। चारों क्षेत्रों के योद्धाओं के प्रदर्शन से सैनिकों की भीड़ उत्साह में चिल्लाने लगी। तभी एक विशाल लहर उठी और सबकी नजर उसी दिशा में टिक गई। किसी ने चिल्लाया, देखो! लहर के ऊपर खड़ा था डोंग पोशन, सेंट्रल मिलिट्री रीजन का फर्स्ट जनरल। उसकी मौजूदगी से पूरा समुद्र जैसे कांप उठा। वह सेंट्रल मिलिट्री रीजन का सबसे बड़ा योद्धा माना जाता था। किसी ने फुसफुसाया, यह तो 30 स्टार शक्ति पार कर चुका है। सेंट्रल मार्शल गर्व से मुस्कुराया। तभी एक अधिकारी बोला, लेकिन ईस्ट का प्रतिनिधि कहाँ है? दूसरा बोला, ईस्टर्न मिलिट्री रीजन का जनरल तो आया था, लेकिन वह बिल्कुल साधारण लगा। नॉर्दर्न मार्शल हंस पड़ा। सुना था ईस्ट ने कोई महान प्रतिभा खोजी है। वह कहाँ है? यह बात ईस्टर्न मिलिट्री रीजन तक पहुंच गई। मार्शल गुस्से में बोला, लू शेंग कहाँ है? उसने रिपोर्ट क्यों नहीं की? अधीनस्थ ने घबराकर कहा, सर, वह कई दिन पहले आया था और फिर गहरी साधना में चला गया। मैंने उसे परेशान नहीं किया। मुझे नहीं लगा कि वह प्रतियोगिता में ही नहीं आएगा। एकांत साधना अभी के समय पर? मार्शल ने दांत भींचते हुए खुद को संभालने की कोशिश की। ठीक है, अगर वह गहरी साधना में है तो रहने दो। सिर्फ एक परेड के लिए उसकी प्रगति रोकने की जरूरत नहीं है, उसने सोचा। हालांकि किसी प्रतिनिधि के न होने से उसका गर्व अभी भी आहत था। जब सेना के रणनीतिक भविष्य की बात आती है तो लू शेंग द्वारा दूर से ब्लैक डीमन सोसाइटी के 5 मैजिक पिलर एलिट्स की हत्या की खबर पहले ही कमांड के सबसे ऊपरी स्तर तक पहुंच चुकी थी। ऊपरी अधिकारियों के लिए वह सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति बन चुका था, यहां तक कि डोंग पोशन जैसे ताकतवर योद्धा से भी कहीं ज्यादा मूल्यवान। भले ही वे इस प्रदर्शन में अपनी क्षेत्रीय ताकत दिखाना चाहते थे, लेकिन लू शेंग की प्रगति और उसका सुरक्षित रहना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया। उसी समय कम्युनिकेशन एरे में अचानक एक आपात संकेत चमक उठा। विशाल डिजिटल स्क्रीन के सामने खड़ी महिला मास्टर ऑफ सेरेमनीज ने अपने ईयरपीस को छुआ। हेलो जी, समझ गई। क्या यह पुष्टि हो चुकी है? रिपोर्ट सुनते ही उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं और एक पल के लिए उसका पेशेवर चेहरा भी टूट गया। है? माफ कीजिए, आपने क्या कहा? खुद को संभालने के बाद एनसी ने कापती आवाज में भीड़ को संबोधित किया। सभी लोग ध्यान दें, हमारे पास अभी अभी एक बड़ी खबर आई है। ईस्टर्न मिलिट्री रीजन के स्टार जनरल लू शेंग आखिरकार पहुंच चुके हैं। लेकिन उनका आगमन थोड़ा असामान्य है। यह कहते कहते वह डेटा फीड देखते हुए हिचकने लगी। कृपया मुख्य मॉनिटरों की तरफ ध्यान दें, उसने किसी तरह कहा। युद्ध क्षेत्र में मौजूद हर व्यक्ति की नजर तुरंत विशाल स्क्रीन पर टिक गई और पूरे बेड़े पर अचानक भारी सन्नाटा छा गया। फिर एक लाइव फीड दिखाई दी जिसने अनुभवी अधिकारियों तक को अविश्वास में अपनी सीटों से खड़ा कर दिया। कोई भी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर स्क्रीन पर दिख क्या रहा है। क्या वो सच में वही है? क्या वह सच में सो रहा है? उफनती समुद्री लहरों के बीच एक विशाल मुलायम गद्दा बेपरवाही से तैरता हुआ दिखाई दे रहा था। इसी सफेद नरम द्वीप पर वह लापता जनरल लेटा हुआ था।
युवा लू शेंग पूरी तरह आराम की हालत में फैला हुआ था। उसका मुंह गुफा की तरह खुला था और वह फॉगहॉर्न जैसी भारी आवाज में खर्राटे ले रहा था। कभी कभी उसका शरीर झटके से हिल जाता और उसके होंठ ऐसे बड़बड़ाते जैसे वह किसी मजेदार सपने में हो। उसकी यह मशहूर हाई लेवल स्लीपिंग पोज देखकर देखने वाले जनरलों के माथे पर ठंडा पसीना आ गया। इतना बड़ा सैन्य अभ्यास, और वह ऐसे तैरते हुए एंट्री कर रहा था जैसे किसी राज्य समारोह में नशे में पहुंच गया हो। ऐसा नजारा पहले कभी नहीं देखा गया था। समुद्री हवा में उसका क्लोक धीरे धीरे लहरा रहा था, जो इस अजीब दृश्य को और भी नाटकीय बना रहा था। ऊपर आसमान में नीला विस्तार फैला हुआ था, जिसमें नरम सफेद बादल तैर रहे थे। सीगल पक्षियों का एक झुंड हवा में उड़ रहा था। उनके सफेद पंख खूबसूरत लय में हिलते हुए आसमान के विशाल नीले कैनवास पर आजादी की तस्वीर बना रहे थे। अनंत उफनते समुद्र के बीचों बीच लू शेंग अभी भी गहरी शराबी नींद में डूबा हुआ था। वह अपने तैरते गद्दे पर खर्राटे लेते हुए लहरों की उठान और गिरावट के साथ झूल रहा था। उस पल में यह योद्धा सचमुच प्रकृति के साथ एक हो गया था, जैसे कोई हल्की जलघास जो किस्मत की धारा के साथ बेफिक्र बहती चली जा रही हो। अचानक उसकी सुखद बेहोशी टूट गई जब आसमान से गिरा कोई छोटा सा ऑब्जेक्ट सीधे उसके चेहरे पर आ लगा। उसकी अवचेतन सोच ने पहले इसे पक्षी की बीट समझा, लेकिन जैसे ही उसका दिमाग जागा, उसे समझ आया कि यह बस टूटते हुए सपने का आखिरी हिस्सा था। युवा आदमी बिजली की तरह पूरी तरह जाग गया। नींद की गर्माहट एक पल में गायब हो गई और उसकी आंखें तुरंत बर्फ के टुकड़ों जितनी ठंडी और तेज हो गईं। लू शेंग तुरंत उठकर बैठ गया, कनपटियां मलते हुए खुद से बुदबुदाया, पिछले कुछ दिनों से मैं लगभग हर संसाधन इस्तेमाल कर रहा हूं जो मुझे मिल सकता था। वह लगातार बिना रुके साधना कर रहा था और बेहद कम समय में 4 अतिरिक्त अमर कोशिकाएं बना चुका था। हालांकि वह अपनी उम्मीद से थोड़ा पीछे था, लेकिन उसे भरोसा था कि सैन्य अभ्यास की अफरातफरी के बीच बाकी प्रगति भी पूरी कर लेगा। मैंने दर्जनों टियर 8 मैरो एक्सट्रैक्ट्स और सेंटली वुंडिंग स्पीयर के सार को लगभग पूरी तरह आत्मसात कर लिया है। उसने हिसाब लगाया। उसकी आंतरिक ऊर्जा अब पहले से कहीं ज्यादा घनी महसूस हो रही थी। अब मेरी अमर कोशिकाओं की संख्या 19 हो चुकी है। असली समस्या यह है कि ये कोशिकाएं बेहद लालची हैं। हर नई कोशिका के जन्म पर बाकी कोशिकाएं संतुलन बनाए रखने के लिए भारी मात्रा में ऊर्जा मांगती हैं। यह तो जैसे स्वर्गीय उगाही हो गई है। मतलब हर अगली कोशिका के लिए ऊर्जा की जरूरत तेजी से बढ़ती जाती है। लेकिन ताकत में जो बढ़ोतरी मिलती है वह सच में अद्भुत है। सिर्फ दूसरी कोशिका को बनाने में पहली से 3 गुना ज्यादा ऊर्जा लगी थी। लू शेंग ने अपने भीतर की स्थिति का आकलन करते हुए सोचा। इन सब मुश्किलों के बावजूद फायर सीड संसाधन भंडार में जो भविष्य उसने देखा था वह बदल चुका था। अभ्यास के लिए निकलने से पहले उसने चोरी छिपे अपने व्यक्तिगत डेटा और भाग्य की संभावित दिशा को फिर से देखा था। मूल डेटा में साफ दिखाया गया था कि निंघाई के तट के पास ट्रांसेंडेंट मार्शल सेंट के हाथों लू शेंग को भयानक हार और गंभीर चोटें लगेंगी और अंत में उसे जान बचाने के लिए भागना पड़ेगा। उस टाइमलाइन के अनुसार लू शेंग को 3 साल तक छिपकर रहना पड़ता, फिर वापस आकर एपेक्स मार्शल सेंट को चुनौती देता और आखिरकार फॉलन स्टार माउंटेन पर उसे हराकर अपनी किस्मत वापस हासिल करता। उसके होठों के कोने पर हल्की मुस्कान आ गई। तो बचने की संभावना तो पहले से तय थी, है ना? उसने हवा से फुसफुसाते हुए कहा। लू शेंग ने ऊपर फैले साफ नीले आसमान की ओर देखा। उसके सीने में उत्साह और एड्रेनालिन की लहर उठने लगी। टूटकर कुत्ते की तरह भागना पड़े, ऐसा भविष्य मैं कभी स्वीकार नहीं करूंगा।
इसी समय बख्तरबंद कमांड सेंटर के अंदर बैठे कई उच्चपदस्थ अनुभवी अधिकारी, सेना के तथाकथित पुराने गीजर, मुख्य स्क्रीन पर लू शेंग की हर हरकत देख रहे थे। बीच में बैठे अधिकारी ने भारी आवाज में कहा, उस व्यक्ति की पुष्टि करो। क्या वह लू शेंग है? ईस्टर्न थिएटर के मार्शल ने अपनी यूनिफॉर्म सीधी की और गर्व से बोला, हाँ, वही है, हमारे ईस्टर्न थिएटर का उभरता सितारा। बीच में बैठे वरिष्ठ अधिकारी की आंखें सिकुड़ गईं, उनमें जलती हुई आग जैसी चमक थी। उसने पूर्ण अधिकार भरे स्वर में कहा, बहुत बढ़िया। अब जब सभी प्रतिनिधि पहुंच चुके हैं, मैं आधिकारिक तौर पर ऑल आर्मी मिलिट्री एक्सरसाइज की शुरुआत की घोषणा करता हूं। यह घोषणा पूरे बेड़े के हर जहाज पर एक साथ प्रसारित हुई, जिसकी आवाज स्टील डेक तक में गूंज उठी। इस अभ्यास के नियम सरल हैं। अंतिम गणना और रैंकिंग के लिए मेरिट पॉइंट्स ही आधार होंगे। आपका मुख्य लक्ष्य डीप सी बीस्ट्स को पराजित कर पकड़ना है। इन प्राणियों को उनके जैविक स्तर के अनुसार मेरिट पॉइंट्स में बदला जा सकता है। जितना ऊंचा स्तर उतना बड़ा इनाम। इन बीस्ट्स को 3 श्रेणियों में बांटा गया है, ए, बी और सी। इस ऑपरेशन के दौरान सभी राइजिंग स्टार्स एक दूसरे से लड़ सकते हैं। जो हार जाएगा उसे अपने जमा किए हुए मेरिट पॉइंट्स का ठीक आधा विजेता को देना होगा। लेकिन जान लेने वाली ताकत का उपयोग सख्त मना है। जो भी इस नियम का उल्लंघन करेगा, उसे तुरंत अयोग्य घोषित कर सैन्य अदालत में कड़ी सजा दी जाएगी। इस अभ्यास की कुल अवधि 72 घंटे होगी। राइजिंग स्टार्स, अब आप शिकार शुरू कर सकते हैं। समुद्र के ऊपर हजारों नौसेना सैनिकों ने एक साथ गर्जना की, राइजिंग स्टार्स, अभ्यास शुरू करो। पारंपरिक युद्ध ढोल की जगह आसपास के युद्धपोतों ने एक साथ अपने तोपों से खाली गोलियां दागीं, जिसकी गूंज ने समुद्र तक हिला दिया और आसमान तक फैल गई। इस बीच लू शेंग अब भी पीठ के बल लेटा हुआ था और उसके खर्राटे बिना रुके जारी थे। ऐसा लग रहा था जैसे उसे आसपास के शोर और सैन्य प्रदर्शन से बिल्कुल फर्क ही नहीं पड़ रहा। जाओ, उसे इंटरसेप्ट करो। सुनिश्चित करो कि उसका तैनाती ठीक से हो। सेंट्रल फर्स्ट मिलिट्री रीजन के चैंपियन डोंग पोशन दूर तक देखते हुए बोला। कुछ पल के लिए वह तैरते गद्दे का दृश्य देखकर चुप रह गया। फिर उसने लू शेंग को सख्त और आलोचनात्मक नजर से देखा और उसके होठों पर तिरस्कार भरी मुस्कान आ गई। तो यही वह आदमी है जिसे किंग्स इतना दिलचस्प मानती है, उसने खुद से बुदबुदाया। यह तो कोई खास खतरा नहीं लगता। नियम बहुत सरल थे, या तो बीस्ट्स को मारो या अपने साथियों को हराओ। शीर्ष स्थान हासिल करने के लिए निडर साहस और जबरदस्त ताकत दोनों चाहिए। जो आलसी आदमी सोते रहने में समय बिताता है, वह पहले घंटे भी नहीं टिकेगा, डोंग ने सोचा। चारों प्रमुख क्षेत्रीय टीमों के सदस्य नीचे उतरने लगे और सीधे समुद्र की गहराई में गोता लगाने लगे। भीड़ की जोरदार चीखों के बीच असंख्य ड्रोन और विशेष पानी के नीचे कैमरे तैनात कर दिए गए, ताकि युद्ध क्षेत्र का हर कोना निगरानी में रहे। लक्ष्य बिल्कुल साफ था, बीस्ट्स को मारो। चारों सैन्य क्षेत्रों के एलीट योद्धा समुद्र में ऐसे कूदे जैसे ड्रैगन पानी में लौट रहे हों। डोंग पोशन ने पहल करते हुए खुद को तेज रफ्तार टॉर्पीडो की तरह पानी में दे मारा। गहरे समुद्र के शिकारी पीछे हटे नहीं, वे सीधे आक्रमण करने लगे, जिससे कई राइजिंग स्टार्स हैरान रह गए। इन जलजीव बीस्ट्स की क्रूरता जमीन वाले बीस्ट्स से कहीं ज्यादा है। धत्तेरे की, इन समुद्री राक्षसों के हमले का असर ही अलग है। डोंग पोशन का सामना एक विशाल बख्तरबंद मछली से हुआ, जिसका विशाल मुंह तेज दांतों की कतारों से भरा था। जैसे ही वह उसे निगलने के लिए झपटी, उसने हमला रोकते हुए गुर्राकर कहा, इन समुद्री बीस्ट्स की घनता और ताकत सच में जमीन के समान स्तर वाले बीस्ट्स से ज्यादा है।
डोंग पोशन ने उस विशाल शल्कों से ढके समुद्री राक्षस को ठंडी तेज नजर से घूरा जिसने उसके रास्ते को रोकने की हिम्मत की थी। उसकी आवाज खारे तूफानी हवा में गूंज उठी, हट जाओ बेवकूफ प्राणी, वरना पूरी तरह नष्ट कर दिया जाएगा। बिना जवाब का इंतजार किए उसने जोरदार मुक्का मारा। उसके प्रहार से विशाल मछली खून की बौछार के साथ आसमान की ओर उछल गई। उसने अपने हाथ से खून की बूंदें झटकते हुए ठंडी हंसी हंसी। सोचा था रैंक 7 डिवावरिंग बीस्ट कुछ ज्यादा ताकतवर होगा। लगता है मैंने उम्मीदें ही ज्यादा लगा ली थीं। अब तक लाल आग के गोले जैसा सूरज पूरी तरह क्षितिज से ऊपर आ चुका था और उसका गहरा लाल रंग आसमान और उफनते समुद्र दोनों पर फैल रहा था। फिर भी लू शेंग अब भी गहरी नींद में था और उसके नरम खर्राटे आसपास की गरजती लहरों के बीच एक अजीब शांति पैदा कर रहे थे। अचानक वह झटके से उठ बैठा और जल्दी से अपने संसाधनों का हिसाब लगाने लगा। धत्तर, उसने आंखें मलते हुए कहा, जो भी संसाधन मैं साथ लाया था सब खत्म हो गए। दूसरी अनडाइंग सेल को विकसित करने के लिए जितनी ऊर्जा चाहिए वह अभी भी सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है। अब अगला कदम क्या होगा? वह बुदबुदाया। तभी अचानक उसकी इंद्रियां तेज हो गईं। रुको, यह कैसा एहसास है? उसने अपने आसपास के वातावरण पर ध्यान केंद्रित किया और समुद्र की विशाल धड़कन को महसूस किया। समुद्र की गहराइयों से हल्की लेकिन बेहद शक्तिशाली ऊर्जा की लहर उठ रही थी, जैसे किसी छिपी हुई ताकत का संकेत दे रही हो। अब समझ आया, उसने क्षितिज की ओर देखते हुए आंखें सिकोड़ लीं। इसी वजह से इतने शक्तिशाली म्यूटेटेड बीस्ट्स इस खास गहराई वाले क्षेत्र की ओर खिंचे चले आ रहे हैं। लू शेंग के दिमाग में तुरंत एक साहसी योजना बन गई और उसके होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। बिना एक पल गवाए उसने छलांग लगा दी और भारी पत्थर की तरह सीधे गहरे समुद्र में उतर गया। लू शेंग तेजी से नीचे उतरने लगा। ऊर्जा के स्रोत को ढूंढने के लिए वह और गहराई में गोता लगा रहा था। एक प्राकृतिक शिकारी की फुर्ती के साथ वह अंधेरे पानी की परतों को पार करता हुआ एक ही सांस में 2000 मीटर से नीचे और सीधे 3000 मीटर की गहराई की ओर बढ़ गया। 4000 मीटर से नीचे पहुंचते ही लू शेंग को आसपास के दबाव से अजीब संतोष महसूस हुआ। यहाँ का पानी का दबाव उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा था, जो पहाड़ जैसा भारी लग रहा था, लेकिन इससे उसका फैसला और सही साबित हो गया कि उसे यहीं आना चाहिए था। बहुत बढ़िया, उसने सोचा, जबकि ठंडा खारा पानी उसकी त्वचा को चुभने लगा। लेकिन वह जरा भी नहीं डरा। उसने अपनी आंतरिक ऊर्जा पर ध्यान लगाया और तुरंत वाटर ब्रीदिंग टेक्निक सक्रिय कर दी, जिससे उसका शरीर तुरंत इस कठोर वातावरण के अनुकूल हो गया। लू शेंग की आंखों में हल्की चमक आई, लेकिन वह पूरी तरह शांत था। स्टेलर ब्रीदिंग की गहरी समझ हासिल करने के बाद वाटर ब्रीदिंग को समझना उसके लिए स्वाभाविक था। वॉइड की थर्ड लेयर में प्रवेश करने के बाद उसकी तत्वों पर पकड़ 2 स्तर बढ़ गई थी। अभी अभी सीखी गई यह तकनीक जैसे दिव्य सामंजस्य तक पहुंच गई। अब समुद्र दुश्मन जैसा महसूस नहीं हो रहा। मैं जमीन की तरह आराम से सांस ले सकता हूं। कमाल है, उसने सोचा। यह दबाव अब लगभग बेअसर लग रहा है और मुझे महसूस हो रहा है कि समुद्री धाराएं भी मेरी इच्छा मान रही हैं। एक हाई परफॉर्मेंस स्टेल्थ पनडुब्बी की तरह वह अंधेरे समुद्र को चीरता हुआ और गहराई में उतरता चला गया। मार्शल दाओ के वैश्विक उदय से पहले इंसानों की सबसे उन्नत पनडुब्बियां भी लगभग 10,000 मीटर की गहराई तक ही जा पाती थीं। लू शेंग ने अनुमान लगाया कि वह तेजी से उसी प्रसिद्ध गहराई के करीब पहुंच रहा है। यहाँ का दबाव प्रति वर्ग इंच 1 टन से भी ज्यादा होता है। भले ही स्टार जनरल्स के लिए यह मामूली लगे, लेकिन असलियत कहीं ज्यादा खतरनाक थी।
यह लगातार दबाव था जो 8वें स्तर के ग्रांड मास्टर की ताकत भी कुछ ही मिनटों में खत्म कर सकता था। इसके अलावा हयुलुआ अबिस के म्यूटेटेड बीस्ट सतह के बीस्ट से कहीं ज्यादा खतरनाक थे, क्योंकि समुद्र तल के कठोर विकासवादी दबाव ने उन्हें और मजबूत बना दिया था। ज्यादातर मार्शल आर्टिस्ट्स के लिए यहाँ लड़ाई की क्षमता काफी घट जाती, जबकि दुश्मन की ताकत बढ़ जाती। ऐसे हालात में इस सैन्य अभ्यास की कठिनाई बेहद बढ़ जाती। लेकिन मेरी वाटर ब्रीदिंग टेक्निक के कारण यह दबाव मेरे लिए कोई समस्या नहीं है, लू शेंग ने सोचा। मेरी ताकत बिल्कुल भी सीमित नहीं होगी। जल्द ही वह पूरी तरह अंधेरे समुद्र तल पर पहुंच गया और वहां दौड़ने जैसा तेज चलने लगा। उसे महसूस हुआ कि इस चरम वातावरण में उसकी अंडाइंग सेल्स सामान्य से 5 गुना तेजी से मजबूत हो रही हैं। समुद्र तल के उबड़-खाबड़ इलाके में चलते हुए लू शेंग का लगातार खतरनाक उच्च स्तर के म्यूटेटेड बीस्ट से सामना होने लगा। इन प्राचीन अंधेरे शिकारी जीवों के लिए यह युवक बस एक स्वादिष्ट ऊर्जाभरा शिकार था जो गलती से उनके क्षेत्र में आ गया था। अभी अभी वह एक बेहद खतरनाक गहरे समुद्री शार्क के दांतों से बाल-बाल बचा था, और अब उसके सामने एक विशाल चमकती हुई म्यूटेटेड बीस्ट खड़ी थी, जिसकी हर शल्क से आदिम भूख झलक रही थी।